कहाँ तक आ गए थे हम? ऑप्शंस का कलर चेंज तब भी नहीं किया जी, आ जाएगा। ये है बैंडविड्थ हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन है, आ जाएगा दोस्त। ये प्रश्न था और यहाँ आंसर आपको ये देना था, आ जाएगा। आंसर क्या देना था आपको? आंसर ये प्रोवाइड करना था। विकास भाई कल से ना ऑप्शंस का भी चेंज करके रखना है। चलो भाई आ जाओ, बात करते हैं और देखते हैं जरा, आ जाएगा दोस्त, बात करते हैं। और ये ऑप्शंस का भी चेंज करके रखना, आज तो मैनेज कर लेंगे। और इनका साइज भी, इसका साइज बढ़ा देना, इसका भी साइज, इसका साइज, इसका साइज और इसका साइज भी बढ़ा देना, और इसका बैकग्राउंड हटा दीजिएगा। आ जाओ बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला आंसर हो गया है कि जो नेटस्केप है वो क्या है? वेब ब्राउजर है। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है मेरे भैया? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और ये क्या है? किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, यानी किसी पत्र या लेटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए मेरे भैया किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ईमेल का यूज किया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिएगा। लिखा है इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर यूज्ड, यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? तो यार इसको तो मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं। तीसरी पीढ़ी के अंदर किसका यूज किया तो गया था मेरे बच्चा? यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर की बात करें तो सेकंड पीढ़ी में हुआ था। और अगर हम वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो फर्स्ट पीढ़ी के अंदर हुआ था। और अगर हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी एलएसआई का यूज जो था मेरे भैया, ये भी थर्ड जनरेशन के अंदर ही यूज किया गया था। एलएसआई और आपका एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसका एक और वर्जन जो है वो है वीएलएसआई, जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था। और इन्हीं का भैया एक और है यूएलएसआई। इसका पूरा नाम क्या होता है और ये किस जनरेशन के अंदर यूज हुआ है, ये बात आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे भैया बताने की कोशिश करना है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात बता दीजिएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न फिर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक टैप स्टोर इज प्राइमरली, लिखा है आपका प्राइमरली यूज्ड फॉर, चुंबकीय टैप भंडारण का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, यानी किया जाता है। बताओ भैया, यानी चुंबकीय टैप का यूज किस लिए किया जाता है? डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, डेटा की प्रोसेसिंग के लिए, या फिर नए कार्यक्रम स्थापित करना, या फिर मेरे भैया शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ये बैकअप के लिए। तो आपको मैग्नेटिक टैप का यूज यहां पर बताना है। यहां मैग्नेटिक टैप का यूज होता है, देखो यहां डेटा की प्रोसेसिंग प्रोसेसर करता है। डेटा की प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसर करता है। तो ये आंसर होगा नहीं। नए कार्यक्रम स्थापित करने के लिए मेरे भैया, इंस्टॉल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं मेरे भैया? इंस्टॉल करने के लिए मेरे भैया हम किसका यूज करते हैं? हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। क्योंकि जो प्रोग्राम होते हैं वो इस तरह, जैसे हम एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस आपका वो परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो वो क्या होती है? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं। और हम ये बात करें कि शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं है, एक डिवाइस है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, प्राइम डिवाइस है। तो आंसर कौन बचता है? वो है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है स्टोर। और ये देखो यहां पर लिखा है कि ये स्टोरेज डिवाइस है, तो ये बिल्कुल आंसर करेक्ट हो रहा है कि ये मैग्नेटिक टैप स्टोर है। और बैकअप का मतलब क्या होता है? स्टोर करना होता है मेरे बच्चा। तो थोड़ा सा देखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे एलिमिनेशन मेथड से जरूर करने की कोशिश करा करो। जैसे ही आप एलिमिनेशन मेथड पर मूव करते हो मेरे बच्चा, वहां पर आप, मुझे नहीं लगता है कि एक आधी क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, आपका सारे क्वेश्चन सही होंगे। आ जाएगा, बात करते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ ये अगर देखो ये पूरे साइज में होता तो कितना बेस्ट होता, यहाँ तक ये बड़े साइज में हो जाता। ठीक है, आ जाओ भाई बात करते हैं। लिखा है द टर्म एलपीटी इज रिलेटेड टू, यानी एलपीटी लिखो, बताओ एलपीटी किससे रिलेटेड है? यूएसबी से है और सीरियल से है, या फिर आपका पैरेलल से है, या फिर आपका मेरे दोस्तों जेनरिक पोर्ट से रिलेटेड है? बताइएगा। यानी एलपीडी, एलपीटी, और एलपीटी का आपको पूरा नाम भी बताना है। बताओ भैया, एलपीटी का आपको पूरा नाम भी बताना है। देखो सुनो, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आज से मैंने कमिटमेंट 2-3 बार कमिटमेंट कर दिया है, लेकिन वो मुझ पर मैनेज नहीं होता है। आज हमने अपने भाई को दे दिया है उसका पूरा एक्सेस, तो वो आपको वहां पर, वो भैया जो है आपको वहां पर सारी क्वेश्चंस को डाल दिया करेंगे, आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। सारा जो पार्ट है जो हम कमिटमेंट करते हैं कि इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और वहां पर बेकायदा क्वेश्चंस भी आपको दिए
जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट भी आपको वहां पर दिया जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस नाम से चैनल है। एलपीटी का पूरा नाम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा मेरे भैया? आ जाओ भाई बात करते हैं। और जो एलपीटी है किससे रिलेटेड होता है? प्रिंटर से रिलेटेड होता है। एलपीटी किससे रिलेटेड होता है? प्रिंटर, जो प्रिंटर सेक्शन का होता है ना उससे रिलेटेड होता है आपका एफएलटी। और आप अच्छी तरह से जानते हो प्रिंटर को हम कहां कनेक्ट करते हैं? पैरेलल पोर्ट पर कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल पोर्ट किसे कहते हैं? ऐसा मदरबोर्ड पर स्थित ऐसा एक स्थान जहां पर जो जगह क्या करती है? पैरेलल फॉर्म में काम करती है, यानी पैरेलल कम्युनिकेशन पर वर्क करती है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? पैरेलल पोर्ट कहते हैं। तो एलपीडी का काम ये हो गया है। सीडी रोम इज, सीडी रोम क्या है जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। ये ऑप्टिकल डिस्क है या फिर एक चुंबकीय रोम है या फिर एक धात्विक डिस्क है या फिर एक वाष्पिक रोम है, यानी वोलेटाइल रोम, आप मैग्नेटिक रोम लिखा हुआ है मेरे बच्चा, ऑप्टिकल रोम। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, जो सीडी रोम होता है, जिसे कि हम बात करें कि सीडी रोम की हम आपसे बात करें कि सीडी रोम क्या है, तो मेरे भैया ये एक ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही आता है। इसे आप मैग्नेटिक डिस्क ना समझ बैठिएगा। और यदि आपसे कभी ये भी पूछ लिया जाए कि मेरे बच्चा रोम किस में आता है, तो रोम मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि हम आपसे बात करें तो ये जो सीडी रोम है, ये सीडी रोम किसके अंतर्गत आती है? ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत मेरे दोस्तों आती है। ये बात याद रखना। ऑप्टिकल डिस्क आप अच्छी तरह से जानते हो कि वह डिस्क जो क्या करती है? डेटा को प्रकाश के फॉर्मेट में स्टोर करती है, उसे हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ये बात आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों जानते हो। और सीडी है, डीवीडी है, कौन कौन सी है? एक सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी होता है जिसे डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं, और एक एचबीडी होता है जिसे हम होलोग्राफिकल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं, और एक वीआईडी होता है जिसे हम ब्लू रे डिस्क भी कहते हैं। ये सारी की सारी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आ जाती हैं। आ जाओ दोस्तों बात करते हैं। द कमांड टू इंसर्ट अ हेडर ऑफ फुटर इज लोकेटेड ऑन विच रिबन टैब इन एमएस, यानी आपका हेडर और फुटर जो टैब है वो कहां, किस टैब पर मौजूद होता है? हेडर फुटर के ऑप्शंस कहां मिलते हैं आपको? होम में मिलते हैं, रेफरेंस में मिलते हैं, इंसर्ट में मिलते हैं, या फिर पेज लेआउट में मिलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भैया। तो यहाँ पर आंसर क्या है? इंसर्ट टैब। आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इंसर्ट टैब में आपको कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में आपको पेजेस टूल बार मिलता है। पेजेस टूल बार में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं मेरे बच्चा? यहाँ पेजेस टूल बार के अंदर आपको एक मिलता है यहाँ कवर पेज वाला ऑप्शन मिलता है, एक मेरे बच्चा यहाँ पर पेज ब्रेक वाला ऑप्शन मिलता है, और एक यहाँ पर ब्लैंक पेज वाला भी ऑप्शन मिलता है। उसी के जस्ट पास में टेबल मिलता है, उसी के जस्ट पास में इलस्ट्रेशन मिलता है, सॉरी हाँ इलस्ट्रेशन मिलता है, उसी के इलस्ट्रेशन के जस्ट पास में आपको ऑनलाइन पिक्चर मिलता है, और ऑनलाइन पिक्चर के जस्ट पास में मेरे बच्चा वहां आपको ये टूल बार देखने को मिलता है, हेडर और फुटर। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो फुटर टूल बार होता है आपका, फुटर टूल बार, हेडर फुटर टूल बार, इसमें कौन कौन से ऑप्शन और कितने ऑप्शंस मौजूद होते हैं जरा बताइएगा भैया। कवर पेज होता है, जी बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि यहाँ आपके हेडर फुटर के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं। डेट में आपका कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, आपको आ जाएगा। बात करते हैं चूज द ऑड वन आउट ऑफ द, यानी निम्न में से अलग कौन है? आपका कोबोल है, असेंबली है, या फिर पास्कल है, या फिर फोर्ट्रन है। निम्न में से अलग कौन है? और कल की मेरे बच्चा, कल की मैराथन जो मैंने, मैराथन तो नहीं बोल सकते हैं, छोटी सी जो अखंड रामायण हमने की थी उसके अंदर हमने ये सेक्शन पढ़ा था कि आपका ये किस किस जनरेशन की लैंग्वेज है। तो देखो हमने फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज देखी थी वो थी मेरे बच्चा यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज थी, ठीक। और उसके बाद सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज देखी थी तो वो कौन सी थी मेरे बच्चा? यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज हमने देखा था, ठीक है। और यहाँ थर्ड जनरेशन की हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में कोबोल था, पास्कल था और फोर्ट्रन था। तो ये जो तीन लैंग्वेजेस हैं वो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, जबकि असेंबली जो है आपका सॉरी यहाँ असेंबली जो लैंग्वेज होती है मेरा बच्चा वो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज होती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं वह कॉन्सेप्ट इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर असेंबली ऑप्शन दिया होता, असेंबली ऑप्शन दिया होता तो बच्चा यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है बच्चा। लेकिन यहाँ कुछ अलग बात बोली है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, जबकि एक ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर कहते हैं। ये असेंबलर जो करता क्या है मेरे भैया? जो निमोनिक कोड होता है, कौन सा? जो निमोनिक कोड होता है, उस निमोनिक कोड को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? उसे मेरे भैया मशीन कोड में कन्वर्ट
करने का काम कौन करता है मेरे दोस्त, ये कौन करता है, वो असेंबलर का कार्य होता है। या फिर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना, जो असेंबली लैंग्वेज होती है उस असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है मेरे भैया, वो असेंबलर का काम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाएगा दोस्त, बात करते हैं अगली। Which of the following should you use if you want all of the slide in a presentation to have the same look? यानी यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड एक जैसी दिखें तो आपको निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए, बताइएगा भैया, आपको किसका उपयोग करना चाहिए, जल्दी बताइएगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है भाई यहाँ पर कि आउटलाइन का यूज करना चाहिए, एड इन स्लाइड का यूज करना चाहिए, या फिर आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड टेम्पलेट का यूज करना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है टेम्पलेट का, क्योंकि देखो भैया आपने ऑलरेडी बनी बनाई, देखो अगर आप स्लाइड से ब्लैंक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्या होगा, अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स आपको अलग अलग बार देखने को मिलेंगी और उन्हें अलग अलग आपको प्रेजेंटेशन के अंदर अलग अलग स्लाइड दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको एक प्रकार का प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप टेम्पलेट के अंदर जाइए, वहां पर आपको एक प्रकार का प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा और एक ही प्रकार की आपको क्या मिल जाएगी मेरे बच्चा, आपको वहां पर सारी स्लाइड्स एक प्रकार की देखने को मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपसे एक्सटेंशन नेम पूछा जाए कि जो एक्सटेंशन नेम कौन सा होता है पावर पॉइंट का, तो वो पीपीटी होता है या फिर पीपीटी एक्स होता है। और यदि आपसे टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम पूछ लिया जाए कि पावर पॉइंट की किसी फाइल, टेम्पलेट वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताना है। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आ जाओ। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस लिखा हो ग्रुप्ड टुगेदर, यानी प्रेजेंटेशन, यानी एक साथ सामूहिकृत इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है भैया, आ जाएगा। क्या वो यहाँ आंसर होना चाहिए, क्या भी कंप्यूटर सिस्टम होता है, या फिर वो सर्किट बोर्ड होता है, या फिर वो मोबाइल डिवाइस होता है, या बच्चा वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होती है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इनपुट मौजूद हो, आउटपुट मौजूद हो और प्रोसेसिंग डिवाइस हो। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब क्या है मेरे भैया, यहाँ रैम मौजूद हो, यहाँ पर क्या मौजूद हो, प्रोसेसर मौजूद हो, ये सारे जो डिवाइसेस यहाँ पर मौजूद हो तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भैया, वो कंप्यूटर सिस्टम ही होता है। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको इनपुट भी देखने को मिलेगा, आउटपुट भी देखने को मिलेगा, आपको हर एक पार्ट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ आंसर के तौर पर बात करें तो वो क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम आंसर होता है। फोर्थ क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन। लिखा है स्काइप में, यानी स्काइप का उपयोग इंस्टेंट मैसेजिंग में इलेक्ट्रॉनिक शब्द बनाने के लिए किया जाता है। स्काइप में का प्रयोग इंस्टेंट मैसेजिंग में इलेक्ट्रॉनिक शब्द बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या है आपका, एस्ट्रिक्स का यूज किया जाता है, हाइफन्स का यूज किया जाता है, हैज का यूज किया जाता है, या फिर अंडर स्कोर का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यदि हम आपसे थोड़ा सा स्काइप के बारे में बात कर लें कि जो स्काइप होता ही है क्या, तो ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आप समझ सकते हो। ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो किसकी है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट की ये स्काइप है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि किस स्काइप जो है वो कौन सी किस कंपनी की है स्काइप वाला जो सॉफ्टवेयर है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसने एज अ सोशल नेटवर्किंग इसको मार्केट के अंदर क्या किया है, लॉन्च किया है। और इंस्टेंट मैसेजिंग में इलेक्ट्रॉनिक शब्द बनाने के लिए, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स होते हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए वहाँ अंडर स्कोर का प्रयोग करते हैं। यानी यदि आप वहाँ अंडर स्कोर यूज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स क्रिएट होने लगते हैं। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट ट्रीट एवरीथिंग एज अ फाइल। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर एक चीज को एज अ फाइल के फॉर्मेट में ट्रीट नहीं करता है, तो आपको बताना है मेरे भैया। तो देखो जो यूनिक्स है वो फाइल के फॉर्मेट में ट्रीट करता है मेरे दोस्तों। जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं है। जावा क्या है मेरे बच्चा, एक लैंग्वेज होती है। और अगर हम जावा लैंग्वेज की एक्सटेंशन नेम की बात करें तो डॉट जावा क्या होता है, इसका एक्सटेंशन नेम होता, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो। और लाइनक्स भी हर एक फाइल को फाइल के फॉर्मेट में ट्रीट करते हैं, लेकिन जो विंडोज है फाइल को फाइल के फॉर्मेट में ट्रीट ना करके मेरे भैया आइकन या फिर प्रोग्राम के फॉर्मेट में ट्रीट करता है। ये बात अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो विंडो है वो किसी फाइल को किस फॉर्मेट में ट्रीट करता है, तो आप बता दीजिएगा मेरे भैया। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिखा है विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड ASP.NET स्क्रिप्ट।
यानी आपको देखो भैया आंसर दीजिएगा और हिंदी में पढ़ लीजिएगा। आप तो सिंपल सा एक्सटेंशन नेम है कि आपको लिखा हुआ है कि एक्टिव सर्वर पेज। ये क्वेश्चन मुझे रिपीट सा नजर आता है कि ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आ जाएगा। तो यहां आंसर के तौर पर हम बात करें तो यहां मेरा बच्चा आंसर है डी, यानी ASPX, यानी क्योंकि ए का मतलब है एक्टिव, एस का मतलब है सर्विस, पी का मतलब है पेज, और यहां एक्स का मीनिंग क्या है, लिखा हुआ एक्सटेंडेड। और यहां अगर आपसे ये बोला जाता एक्टिव सर्वर पेज का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो आंसर ये वाला होता .ASP, यानी एक्टिव सर्वर पेज का एक्सटेंशन नेम। लेकिन यहां आपसे पूछा है कि फाइल फॉर्मेट का दूसरा नाम एक्सटेंशन नेम ही होता है। किसी फाइल को प्रकार, यानी फाइल का प्रकार दिखाने वाला नेम वही एक्सटेंशन नेम कहलाता है, वही फाइल का फॉर्मेट कहलाता है। ये बात है, थोड़ा सा याद रखिएगा मेरे भैया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिएगा, देखो, विच फंक्शन की इज यूज टू मूव टेक्स्ट इन MS वर्ड। इनमें से कौन सी फंक्शन की है जिससे आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह? बताइएगा। मूव का मतलब होता है क्या, कट करना, कट करके यानी उठाकर, एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाना मूव कहलाता है। तो वो ही एक फंक्शन की होती है F2 फंक्शन की, जो मूव करने का काम कराती है। अगर हम F1 फंक्शन की यहाँ पर बात करें तो F1 किसके लिए होता है मेरे बच्चा, हेल्प के लिए होता है। और यदि हम F3 की बात करें तो F3 यहाँ पर राइट ना याद नहीं आ रहा है। F4 की हम बात करें तो ये होता है लास्ट एक्शन रिपीट के लिए। जो लास्ट एक्शन होता है उसे रिपीट करने के लिए हम F4 का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। आ जाओ, मूव करते हैं। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन इन MS पावर पॉइंट। यानी MS पावर पॉइंट में किसी लाइन के शुरुआत में कर्सर को ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लाइन के शुरुआत में, यानी ये आपका कोई MS पावर पॉइंट है और इस MS पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पर कोई कर्सर है। सपोज कि यहाँ कोई कर्सर है। अब यहाँ से इसको उठाकर यहाँ लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ये बात आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हो, वो है होम वाला टैब। यानी होम की मदद से हम क्या करते हैं, किसी कर्सर की करंट पोजीशन से उसके स्टार्टिंग में लेकर आ जाते हैं। और यदि हम एंड की बात करें, यहीं पर एंड की क्या करती है, अपोजिट काम करती है। यानी किसी की लाइन के एंड में, यानी होम जो है वो कर्सर की करंट पोजीशन जिस लाइन में है उसके स्टार्टिंग में लाने के लिए। और यदि हम आपसे बात करें एंड की का, तो एंड की का मीनिंग क्या होता है, कर्सर की करंट पोजीशन जिस लाइन में है उस लाइन के एंड में ले जाने के लिए मेरे बच्चा यहाँ कर्सर की का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सी वाली की का, सॉरी, एंड की का यूज किया जाता है। और यहाँ क्वेश्चन अब मैं आपको एक दे रहा हूँ, आपको प्रश्न का जवाब देना है। जो मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ उसका आप जवाब दीजिएगा मेरे भैया। आपको कर्सर की करंट पोजीशन से डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में आपको कर्सर ले जाना है, तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी है? और आपको डॉक्यूमेंट के एंड में कर्सर ले जाना है तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है? उसका आंसर आप दीजिएगा। आ जाओ, पढ़ते हैं। लिखा हुआ, मॉनिटर कैन डिस्प्ले फ्रॉम 60 टू ओवर 1 मिलियन। यानी एक मॉनिटर 16 से 1 मिलियन से अधिक विभिन्न रंगों को प्रदर्शित कर सकता है। बताइएगा, यानी आपका ऐसा कौन सा है आपका रंगों को प्रदर्शित कर सकता है? कहने का सिंपल सा मीनिंग क्या है दोस्त? आ जाओ, उल्टा जा रहा है जी। आ जाओ, कलर्स होते हैं वो मोनोक्रोम होता है। देखो, आ जाओ, यहाँ लिखा है कि देखो, कलर मॉनिटर, यहाँ ऐसे लिखो, कलर मॉनिटर 16 से 1 मिलियन से अधिक विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करेगा। मेरे भैया मॉनिटर तो मोनोक्रोम मॉनिटर करेगा क्या? नहीं भैया, मोनोक्रोम मॉनिटर ओनली 1 कलर प्रदर्शित करता है, एक से ज़्यादा कलर प्रदर्शित करने का काम नहीं करता है। ग्रे स्केल यहाँ पर ये प्रदर्शित नहीं करता है। लाइन नाम का कोई मॉनिटर होता नहीं है, यहाँ कलर मॉनिटर ही होते हैं मेरे बच्चा, जो इतने ज़्यादा क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाने का काम करते हैं। भारतीय बिल्कुल करेक्ट बात है। शिफ्ट प्लस होम लाइन के स्टार्टिंग, शिफ्ट नहीं, कोई सही आंसर देना, कंट्रोल प्लस एंड। रिया चक्रवर्ती, क्या बात है जी, जी रिया चक्रवर्ती, क्या जी, बिल्कुल बात है, हाँ जी। और सुनिएगा मेरे दोस्तों, कल से इंग्लिश की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। और इंग्लिश सर का जो टारगेट रहेगा, इंग्लिश वाले सर का जो टारगेट है, वो असिस्टेंट ग्रेड 2 का, जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो अभी वैकेंसी आने वाली हैं, जिन्होंने व्यापम ने अनाउंसमेंट कर दिया है, और पटवारी की जो वैकेंसी आने वाली है, और जो आपका वन रक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए हमारा बैच फुल्ली डेडिकेटेड रहेगा। और कल से 7 बजे बैच अपना चलने वाला है। और आंसर करेक्ट बात है अजय भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। आ जाओ,
अगली वाली क्वेश्चंस आ जाओ, देखते हैं। लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड, लिखा हुआ आपका टेंगिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को भौतिक और मूर्त घटकों, यानी भौतिक और मूर्त घटकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताओ भैया। भौतिक और किसका? भौतिक का मतलब था फिजिकली। तो भैया देखो, एक सॉफ्टवेयर फिजिकल होगा नहीं, डेटा फिजिकल होगा नहीं, यूजर फिजिकली होगा नहीं। यूजर हम लोग हैं, तो हम कंप्यूटर के घटक थोड़ी है कि अपन कंप्यूटर के एक पार्ट है। तो बच्चा यहाँ अपन कंप्यूटर का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। यहाँ आंसर की सही बात करें तो हार्डवेयर होता है। यहाँ आंसर करेक्ट है हार्डवेयर, यहाँ पर कोई ज़्यादा चर्चे करने वाली बात है नहीं। द ग्रीन कलर जैक इज यूज्ड टू कनेक्ट, यानी ग्रीन कलर जैक किसके लिए यूज होता है? क्या वो माइक्रोफोन के लिए यूज होता है? क्या वो स्टीरियो के यूज होता है? या फिर स्पीकर के लिए यूज होता है? फिर आपका गाइडर के लिए प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो, आपका जो सॉकेट होता है ना मेरे भाई, अगर हम सॉकेट की बात करें, यहाँ पर जो सॉकेट होता है, सॉकेट की बात करें तो सॉकेट दो कलर का होता है। एक तो मेरे भैया ग्रीन कलर का सॉकेट होता है। कौन सा होता है? ग्रीन कलर का सॉकेट होता है। और एक पिंक कलर का होता है। अगर हम पिंक कलर देखें, यहाँ हो तो ये है, बट है नहीं पिंक कलर। तो किसका होता है मेरे भैया? पिंक कलर का होता है। ठीक, और पिंक कलर में क्या होता है आपका? यहाँ पर माइक कनेक्ट होता है पिंक कलर में। और यदि हम यहाँ पर बात करें, जो स्पीकर है वो किस कलर में कनेक्ट होता है? ग्रीन कलर से के माध्यम पर स्पीकर वहां पर कनेक्ट किया जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। आ जाओ, MS एक्सेल चार्ट शो चेंजेस इन वैल्यू रिलेटिव टू लिखा हुआ सेंटर पॉइंट, यानी MS एक्सेल में चार्ट केंद्र बिंदु के सापेक्ष मूल्यों में परिवर्तन दिखाता है। ऐसा कौन सा चार्ट है बताइएगा? क्या वो स्टॉक चार्ट है, या फिर वो मेरे भैया लाइन चार्ट है, या फिर वो आपका मेरे भाई आपका बार चार्ट है, या फिर वो रडार चार्ट है? जरा बताइएगा। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है? इन MS एक्सेल चार्ट तो चेंजेस इन वैल्यू रिलेटिव टू आ सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो वो यहाँ पर रडार चार्ट क्या करता है? इस प्रकार का काम करता है। यानी आपके डेटा के अंदर जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को जैसी अगर आप वैल्यू के अंदर चेंजेस करते हो, तो वहाँ पर चार्ट के जो चार्ट के जो लेवल्स होते हैं, यानी ग्राफ ऊपर नीचे जाते हैं, उनमें भी चेंजेस होता जाता है। इसलिए वहाँ आंसर क्या है? रडार चार्ट है। यानी स्टॉक चार्ट के बारे में बात करें तो स्टॉक मार्केट के बारे में बातें करना, बार चार्ट के बारे में बात करें तो मल्टीपल प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना। और यहाँ पर अगर आप बात करें कि लाइन चार्ट की बात करें तो क्या है? ट्रेंड दर्शाना, यानी ट्रेंड दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। आ जाएगा, MS एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज, यानी MS एक्सेल में रो को के रूप में लेबल किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। रो को क्या 1 2 3 से करते हैं? ABC से करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा चर्चा करने की बात है ही नहीं। ये है, रो को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और इस प्रकार से मेरे बच्चा वहाँ पर कॉलम्स को प्रदर्शित किया जाता है, और इस प्रकार से क्या होते हैं? सेल को प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो प्रदर्शित करने का सेक्शन है, ये है फिक्स्ड सेल वाला काम, जो मैंने अभी हाल ही में बताया था मेरे बच्चा। मैंने जिसकी शॉर्टकट की F4 बताई थी, अगर आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में याद हो तो मैंने यहाँ शॉर्टकट की F4 आपको बताया था। और यहाँ ये है, क्या है? फिक्स्ड कॉलम होते हैं। यानी इन फिक्स्ड कॉलम का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड सेल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल का एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता है। जो एड्रेस आपने लिख दिया है, या फिर जो एड्रेस सेल का अभी एट प्रेजेंट मौजूद है, वही एड्रेस वहाँ पर मौजूद होता है, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉलम। ठीक, आ जाओ भैया। फिक्स्ड सेल सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस इज यूज्ड टू 3D चार्ट वेयर इन द, यानी कहने का मतलब क्या है कि 3D चार्ट में सेकेंडरी सर्किट एक्सिस का उपयोग मेरे भैया लिखा हुआ है का उपयोग किया जाता है। जल्दी बताइएगा दोस्त, ध्यान से बताइएगा, समझते हैं। तो इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर है। क्या कह रहा है? चार्ट के मान डेटा श्रृंखला से डेटा श्रृंखला में भिन्न होता है, यानी वैल्यू ऑफ अ चार्ट वेरियस फ्रॉम, यानी जो वैल्यू होती है चार्ट की वो क्या होती है मेरे भैया? डेटा सीरीज टू डेटा सीरीज, यानी लिखा हुआ आपका डेटा सीरीज टू डेटा सीरीज से क्या होती है? अलग अलग मौजूद होती है। ये बात आपको याद रखना है, और ये समझने की कम बात करेगा। ठीक है भैया। सर आज थोड़ी एनर्जी कम लग रही है, थक गए हो क्या चेतन? जी नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, थके नहीं है, बट हम सोच रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा सा बच्चे कहते हैं कि आपका डायलॉग बोलना जो या काम है, कौन सा वाला काम बोलते हैं कि सर फालतू की आप बातें करते हो तो टाइम चला जाता है, तो इस चक्कर में मैंने ओनली ऑन पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूं और हम ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। आ जाएगा भैया, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना क्या है कि देखिएगा, लिखा हुआ अलाउ यू टू इनपुट एग्जिस्टिंग चार्ट फ्रॉम एक्सेल टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लिखा हुआ आपका प्रोग्राम, लिखा है प्रोग्रामेटिकली इन एमएस एक्सेल। यानी कहने का सिंपल सा मीनिंग क्या है उसका कि आपको मौजूद चार्ट को एक्सेस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रोग्रामेटिक रूप से एमएस एक्सेस में आयात करने की अनुमति देता है। आयात करना यानी लेकर आना, यानी आपको एक्सेल से आपको पावर पॉइंट में लेकर आना है चार्ट को, तो वो किसके माध्यम से आप ला सकते हो, तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो है, अगर आप आपके एमएस एक्सेल से, क्या बात है मेरे भैया, जरा समझिएगा, जरा समझने की बात करते हैं और देखते हैं मेरे बच्चा। आ जाएगा, यानी आप एमएस एक्सेल से, जो हमारा एमएस एक्सेल है, उस एमएस एक्सेल से यदि आप किसी चार्ट को मेरे भैया पावर पॉइंट के अंदर लाना चाहते हो तो आपको किसका यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ता है। याद रखना, आप कॉपी के माध्यम से डेटा कॉपी कर पाओगे, अपडेट के माध्यम से ओनली उसी चार्ट के अंदर अपडेट कर पाओगे, और लिंक के माध्यम से आप वहीं पर मूव करोगे, लेकर नहीं आ पाओगे। तो लेकर आने का जो काम है वो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाता है। आ जाएगा, लिखा है आपका गेनिंग एक्सेस to a website or other system using someone else account or other method is known as, यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी दूसरी मेथड के माध्यम से किसी अनऑथराइज, अरे यार मैंने नाम ही ले दिया है, यानी आपकी कोई ऐसी मेथड आप किसी को अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हो जो आपका कोई अधिकृत अनाधिकृत मैसेज एक्सेस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं मेरे भैया, अनऑथराइज एक्सेस कहते हैं। देखो लिखा ना, किसी अन्य व्यक्ति के खाते या अन्य विधियों का उपयोग करके कोई दूसरे व्यक्ति के खाते में आप जा रहे हो, तो भैया किसी दूसरे के व्यक्ति के खाते में जाना मेरे भैया, दूसरे व्यक्ति के खाते में के अंदर जाना, आप तो स्वाभाविक सी बात है, गलत बात है, तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा। और एक बार और मैं बता दूं मेरे बच्चा, यहाँ पर जो बात है वो बात ये है कि 3 मार्च, कौन सी मार्च है मेरे भाई, 3 मार्च, कब, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, 12 बजे। और ये जो बात है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल आपको उसका कोड बता दिया जाएगा कि हमारे एप्लीकेशन में बैच नाम का एक ऑप्शन आता है, बैच नाम का, वहां पर हम आपको बैच कोड बता देंगे, और बैच कोड में आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजना है, वहां हम आपकी रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे, और रिक्वेस्ट को ऐड करके हम आपके 3 मार्च दोपहर 12 बजे मेरे भैया महा FLT करने वाले, एक बड़ा FLT करने वाले हैं। बड़े से मतलब ऐसा नहीं है कि 200-300 नंबर का होगा, नहीं होगा 75 मार्क्स का, लेकिन कुछ सोच समझ के आपका भैया वो करा रहा है। और उसी महा FLT का सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर भी मिलेगा 5 मार्च को ही रात में, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखना है, और जहां जहां पर आप ये बात फैला सकते हो, दोस्त यार भाई बहन, जहां जहां रिश्तेदार, जहां जहां आप टाइपिंग करना चाहते हो, वहां वहां इस बात को आप फैला दीजिएगा। आ जाओ भाई, बात करते हैं नेक्स्ट बात, नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, आइडेंटिफाई वन, लिखा हुआ द वन दैट आर जनरली यूज्ड बाय द वेबसाइट टू डिफाइन देयर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी। कह रहा है वेबसाइटों द्वारा अपनी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली पहचान करें, यानी किसका यूज करता है, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्राम का होता है, कोड का होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट का होता है, या फिर वहां प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब इसका ये कि वेबसाइट द्वारा अपनी सुरक्षा, तो आप वेबसाइट द्वारा अपनी सुरक्षा जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट के द्वारा की जाती है, जिसे हम SSL सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और SSL का काम ही होता है किसी वेबसाइट को सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि जहां पर SSL नाम क्या है, आपकी सिक्योर सॉकेट लेयर इसका नाम होता है, और ये है क्या, एक प्रोटोकॉल होता है जो इसको यदि हम HTTP के साथ में यूज कर देते हैं तो HTTP खुद क्या बन जाता है, सिक्योर बन जाता है, और क्या हो जाता है, HTTP S में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें S का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चा, वहां S का मीनिंग सिक्योर वाला पार्ट होता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स डज पेज सेटअप अपीयर इन MS PowerPoint 2007। क्या कह रहा है, आ जाओ भैया क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
कि रिव्यू, इंसर्ट, होम, डिजाइन, यानी इस निम्न में से पावर पॉइंट का ऐसा कौन सा टैब है जिसके अंतर्गत पेज सेटअप आपको मिलता है। पेज सेटअप टूलबार कहाँ आपको मिलता है, तो भाई ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ पेज सेटअप का मतलब होता है स्लाइड का साइज। पेज सेटअप का मीनिंग क्या होगा मेरे भाई, पेज सेटअप का मीनिंग हुआ स्लाइड का, जो हमारी स्लाइड है उसके साइज के बारे में बात करता हूँ। स्लाइड दो ही प्रकार की होती हैं, और एक तो होती है मेरे भैया, एक होती है स्टैंडर्ड, एक है स्टैंडर्ड, ठीक, एक स्टैंडर्ड होती है और एक होती है वाइड स्क्रीन। क्या है, वाइड स्क्रीन, एक वाइड स्क्रीन होती है। और स्टैंडर्ड का रेशो होता है 4:3 और वाइड स्क्रीन का रेशो होता है 16:9। ये रेशो होता है, क्या होता है, 16:9 ये होता है। तो ये कहाँ मिलता है, डिजाइन के अंदर ये आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है, सॉरी हाँ जी, डिजाइन के अंदर ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ आंसर क्या है, यहाँ करेक्ट आंसर है डिजाइन के अंदर ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। ये बात याद रख लीजिएगा। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटिंग, निम्न में से सबसे पुरानी प्रिंटिंग कौन सी है। क्या लिखा हुआ है मेरे भैया, यहाँ फ्लेक्सोग्राफी वाली है, लेटर प्रेस है, या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग है, या फिर लिखा हुआ आपका गुरुत्वाकर्षण प्रिंटिंग होती है, ग्रेविटी वाली प्रिंटिंग होती है। तो यहाँ आंसर करेक्ट है, यहाँ पर है लेटर प्रेस। लेटर प्रेस का मतलब होता है इम्पैक्ट, लेटर प्रेस का मतलब यही होता है इम्पैक्ट कैटेगरी। तो इम्पैक्ट कैटेगरी की जो प्रिंटिंग है वो सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत आ जाती है मेरे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, सभी के सभी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम नाम की बात करें तो शुभम है, दीबू है, ज्योति है, अजय है, अनुभव है, यशराज है, नंदिनी है, समीर है, और ये सभी लोग क्या है, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और लगे रहिएगा मेरे बच्चा, आपका सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता यदि आप लगे रहोगे मेहनत करने। प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज, यानी किसी दस्तावेज की अमुद्रित प्रति को कहा जाता है। बताओ भैया, यानी आपने प्रिंट निकाल दिया है, यानी ऐसी कॉपी, कोई ऐसी कॉपी है जिसका आपने प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट निकाल दिया है, तो ये कोई जानने वाली बात है नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, हार्ड कॉपी कहते हैं। और ऐसी कॉपी जो मॉनिटर पर आपको दिखाई देती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या फिर डिजिटल कॉपी कोई नहीं कहलाती है, वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत ही यहाँ पर सेक्शन आता है। आ जाएगा भाई, बात करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है इन MS वर्ड बॉक्स नीड टू बी फिल्ड टू कस्टमाइज द पेपर साइज, यानी कहने का मतलब है MS वर्ड में बॉक्स को कागज के आकार को अनुमत करने के लिए, प्रयोग करने के लिए भरने की जरूरत है, करने की जरूरत है, अनुकूलित करने की जरूरत है। कौन सा बॉक्स है वो जल्दी बताइएगा। तो जरा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्वेश्चन का कहना है कि MS वर्ड में दो बॉक्स को कागज के आकार, यानी दो बॉक्स है एस को कागज के आकार को अनुकूलित करने के लिए भरने की जरूरत होती है। यानी कितने बॉक्स होते हैं, वहां पर दो बॉक्स होते हैं जिनके माध्यम से आप कागज को रीसाइज कर सकते हो। दो बॉक्स यहाँ देखो, कहने का मतलब क्या है इसका, अगर क्वेश्चन आपको, मुझे नहीं लगता है शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो देखो जरा समझ में आया हो क्वेश्चन। देखो कहने का मतलब है कि आप पेपर के साइज को डिसाइड करना चाहती है, पेपर का साइज, तो यहाँ पर कितने बॉक्स दिए जाते हैं जहां पर आप, तो देखो अच्छा, पेपर का साइज हाइट और विड्थ से डिसाइड होगा कि नहीं, एक तो डिसाइड होगा हाइट से और एक और विड्थ से। तो एक तो बॉक्स होगा जिसमें आप हाइट में चेंजेस करोगे और एक बॉक्स होगा जिसमें आप विड्थ में चेंजेस करोगे। ये दो ही बॉक्स होंगे जिसकी मदद से आप पेपर का साइज को चेंज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है, ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली है, और इसको समझने की कोशिश करेगा। तो बॉक्स पूछ रहा है जिससे आप पेपर को कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज का मतलब क्या है, उसके साइज में किसी प्रकार का आप चेंजेस कर सकते हो। तो एक तो आपको हाइट में चेंजेस करना पड़ेगा और विड्थ में चेंजेस करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्रेजेंट लगा दीजिएगा मेरा बच्चा। आपका भाई ज़्यादा बोलता नहीं है प्रेजेंट के लिए, तो जो जो आए हैं बस अटेंडेंस लगा कर जाएगा। और अटेंडेंस कैसे लगाते हैं आपको पता भैया, लाइक आपको, वरना उससे अटेंडेंस लग जाते हैं। और दोस्त यार भाइयों के पास इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आ जाएगा, बात करते हैं अगले, और अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है वर्ड मेजर्स मार्जिन फ्रॉम द एज ऑफ द पेज टू द एज ऑफ द, यानी वर्ड पेज किनारे से के किनारे तक हाशिए को मापता है, यानी पेज को मापता है। कहाँ से कहाँ तक, पेज के लिखा आपका एंड ऑफ पेज से एंड ऑफ पेज, यानी पेज से पेज तक कहाँ, क्या यहाँ आंसर क्या होगा जी, बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ नहीं, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, आंसर दीजिएगा दोस्त,
क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए यहां। तो देखो आप कह रहा है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड मेजरमेंट मार्जिन फ्रॉम द पेज ऑफ द, नहीं लिखा है एज ऑफ द पेज टू द एज ऑफ द पेज। तो यहां आंसर के तौर पर बात करें तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे बच्चा? तो यहां आंसर है आपका बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट होता है उसके आपको एज ऑफ द पेज एंड द एज ऑफ द पेज वहां पर मार्जिन को मेजरमेंट किया जाता है, किसका? बॉडी टेक्स्ट का। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, आ जाओ। लिखा हुआ यदि गीता अपने दस्तावेज में केवल एक पैराग्राफ में पहली पंक्ति इंडेंट जल्दी से जोड़ना चाहती है, यानी गीता है वो क्या करना चाहती है, आपकी अपने पैराग्राफ की पहली पंक्ति पहली लाइन में इंडेंट को आसानी से जोड़ना चाहती है, तो वो किसका प्रयोग करेगी? आप अच्छी तरह से जानते हो मेरे बच्चा। क्या वहां पर वो कंट्रोल की का प्रयोग करेगी? जी नहीं, कंट्रोल की मदद से काम नहीं होने वाला है। कंट्रोल की मदद से काम नहीं होगा। क्या स्पेस का यूज करेगी? जी नहीं करेगी। क्या मेरे बच्चा? यहाँ टैब की बिल्कुल करेक्ट बात है। यदि आपकी गीता जो है, गीता आपकी तो नहीं है, गीता सीपीसीटी की है, गीता जो फर्स्ट लाइन में क्या करना चाहती है, 0.5 की स्पेसिंग करना चाहती, तो फर्स्ट लाइन में 0.5 की स्पेसिंग करने के लिए उसमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? उसे टैब की का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये जो टैब है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है टैब की। अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा दोस्तों, बाय डिफॉल्ट टैब की वैल्यू क्या होती है, ये आपको बताने की कोशिश करना है मेरे बच्चा, ठीक है। और यहाँ एक मेथड और है, अगर गीता फर्स्ट लाइन के इंडेंट को 0.5, सॉरी मैंने आंसर ही दे दिया, यदि गीता जो है करना चाहती है किसी दस्तावेज की केवल एक पैराग्राफ में पहली पंक्ति का इंडेंट जल्दी से जोड़ना चाहती, केवल देखो यहाँ केवल वर्ड हटा दो, ऐसे केवल वर्ड हटा दो और यहाँ लगो एक पैराग्राफ में पहली। तो देखो एक काम करना है, सबसे पहले गीता कहाँ जाएगी? सबसे पहले गीता को जाना पड़ेगा होम टैब में, ठीक, होम टैब। उसके बाद आपको ग्राफ टूलबार को ओपन करना, सॉरी ग्राफ टूलबार या फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। देन उसके बाद इंडेंट के अंदर स्पेशल स्पेसिंग में जाना पड़ेगा और देन उस वहां पर आपको फर्स्ट लाइन पर क्लिक करना पड़ेगा और ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। आपकी पहली वाली लाइन 0.5 इधर सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आ जाएगा और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आ जाओ दोस्त, बढ़ते हैं आगे और देखिएगा। आ जाओ भैया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन स्पेसिंग? आप लाइन स्पेसिंग से संबंधित क्या समझते हो? लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड कौन सी बात समझते हो बताइएगा भैया। लाइन स्पेसिंग से संबंधित कौन सी सही बात है? तो देखो लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड बात एक ही बिल्कुल करेक्ट बात है यहाँ पर, वो है मेरे बच्चा रिक्त पाठ की पंक्ति के बीच लंबवत स्थान की मात्रा, यानी स्पेसिंग इन अमाउंट ऑफ वर्टिकल, है ना भाई, यानी ये लाइन और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही तो वर्टिकल होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और अगर आपसे लाइन स्पेसिंग का क्वेश्चन आ जाए कि कितनी प्रकार की होती है, तो बच्चा लाइन स्पेसिंग 6 प्रकार की होती है। एक होती है मेरे भैया यहाँ पर सिंगल लाइन स्पेसिंग 1.0, और एक होती है मेरा बच्चा 1.5, और एक यहाँ पर लाइन स्पेसिंग डबल जिसकी वैल्यू होती है 2.0, और एक यहाँ पर होती है मल्टीपल। कौन सी होती है मेरा बच्चा? मल्टीपल, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एक होती है 2.5 और बच्चा एक होती है 3.0 और एक होती है 1.15 यहाँ पर होती है। और अगली बात करें तो अगली होती है एटलीस्ट लाइन स्पेसिंग जिसकी वैल्यू 12 pt होती है, और एक होती है एग्जैक्टली जिसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 12 pt होती है। और बच्चा आप एक बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हो जी, येलो पर ये कलर दिख नहीं रहा है, कोशिश करूंगा मैं येलो पर दूसरा कलर चलाऊं, जी बिल्कुल दिख नहीं रहा है, आ जाएगा। तो यहाँ आपको एक बात और अच्छी तरह से पता है कि मेरे बच्चा 72 pt, यानी 72 pt इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चा? यहाँ पर सिंपल सी बात होती है 1 इंच, यहाँ पर होता है 1 इंच, याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा लिखा है अ काइंड ऑफ सीरियल डॉट मैटर स्प्रिंटर दैट फॉर्म कैरेक्टर विच, लिखा हुआ मैग्नेटिकली
चेंज इंक लिखा स्पाइड डॉट इज कॉल्ड, एक प्रकार का सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही स्प्रेड डॉट के साथ बर्ड बनाता है और उसे कहा जाता है, जरा बताने की कोशिश करेगा। क्या है? ड्रम प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है या फिर लेजर प्रिंटर होता है। यानी एक प्रकार का सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही, यानी चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही से काम करता है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये इंक प्रिंटर होता है। देखो स्याही इसी की एकमात्र ऐसा प्रिंटर, वैसे दूसरा थर्मल भी होता है। ये दो ऐसे प्रिंटर हैं, एक तो है मेरे भैया थर्मल प्रिंटर, कौन सा है मेरे बच्चा, यहाँ पर एक हम बात करें थर्मल प्रिंटर की। ये थर्मल प्रिंटर भी, अगर देखो इस जितने भी प्रिंटर यहाँ अवेलेबल है उन प्रिंटर के अंदर आपको दो ही प्रिंटर ये स्याही वाले देखने को मिलते हैं। एक प्रिंटर होता है वो इंकजेट प्रिंटर के अंतर्गत आता है और दूसरा थर्मल प्रिंटर। ये जो दो प्रिंटर है मेरे दोस्तों, इन दोनों प्रिंटर के अंदर स्याही का प्रयोग किया जाता है और बाकी के जितने प्रिंटर्स होते हैं वहां पर पाउडर यानी ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यानी टोनर का, आप समझ सकते हो टोनर का वहां पर यूज किया जाता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और अगर यहाँ लेजर की बात करें तो लेजर के अंदर ड्राई पाउडर का यहाँ पर यूज किया जाता है, ड्राई पाउडर का। लेकिन इंकजेट प्रिंटर के अंदर बच्चा स्याही का यूज होगा और ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर इनके अंदर रिबिन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है मेरे बच्चा? यहाँ रिबिन का यूज किया जाता है। और जहां पर आप अच्छी तरह से जानते हो रिबिन का यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के इम्पैक्ट प्रिंटर वहां कहा जाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप अच्छी तरह से जानते हो मेरे बच्चा, आ जाएगा। बात करते हैं विच प्रोटोकॉल इज यूज टू मैनेज एंड मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। निम्न में से कौन है जो भैया नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करता है, नेटवर्क को मैनेज करता है और ट्रैफिक को भी मैनेज करने का काम करता है? ये बच्चा मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बातें कर रखी हैं। तो ये है SNMP, जिसका पूरा नाम क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या होता है मेरे भैया? यहाँ पर होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सॉरी, क्या होता है? मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है। और यहाँ FT की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। NNTP इसका पूरा नाम होता नहीं है भाई, हमें इसका ये प्रोटोकॉल देखा नहीं है। और एक SMTP होता है जिसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। FT का प्रयोग किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। और यहाँ हम आपसे बात करें कि SMTP का प्रयोग मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का कार्य किया जाता है। आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है अगला कंसल्टेशन डायग्राम कैन हेल्प अस टू डिफाइन सिग्नल्स। यानी आ जाओ, एक नक्षत्र आरेख क्या कहने की बात है? एक नक्षत्र आरेख हमें सिग्नल को परिभाषित करने में मदद करता है। जरा बताइए दोस्त, कौन सा आरेख है वो हमें सिग्नल्स को समझने में मदद करता है? आ जाओ, क्या वो आवृत्ति और आयाम है, या फिर वो लेंथ और फ्रीक्वेंसी है, या फिर वो आयात और? तो यहाँ आंसर की हम बात करें तो वो है एम्पलीट्यूड एंड फेज। यानी एम्पलीट्यूड और फेज होता है वो एक नक्षत्र आरेख, हमें एक आरेख होता है। किसका आरेख होता है मेरे बच्चा? यहाँ एम्पलीट्यूड और फेज का आरेख होता है जो सिग्नल की परिभाषा करने में मदद करता है। यानी जो सिग्नल होते हैं, हमारे सिग्नल्स होते हैं, उनकी परिभाषा को डिसाइड करने में हमारी मदद करने का काम करता है, वो करता है एम्पलीट्यूड और फेज का काम करता है भैया। जो देखो फ्रीक्वेंसी और फेज में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर आप किसी सिग्नल के फेज में कोई चेंजेस करते हो, यदि आप किसी सिग्नल के फेज में आप कोई चेंजेस करते हो तो वहां फ्रीक्वेंसी के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं। ये बात आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आ जाओ, द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ लिखा हुआ डैश वुड प्रोवाइड द मॉडल इज पिवोट टेबल। भैया पिवोट टेबल से रिलेटेड एक ही मैंने आपसे बात बोली है कि वो पिवोट टेबल से रिलेटेड कौन सी बात है यहाँ पर? तो वो बात है आपका वर्ड याद रखना, एक एनालाइजेशन यानी एनालाइज करना, या फिर वेट रहित काम का जो बात, समराइजेशन वाला जो वर्ड था, ये वर्ड्स आपको इनसे रिलेटेड याद रखने पिवोट टेबल से। और यहाँ हम बात करें मुख्य कार्य क्षमता पिवोट टेबल्स के लिए मॉडल प्रदान करेगी, यानी जो इम्प्रूव वाला काम है, जो सुधार की मुख्य कार्य क्षमता। यानी देखो जितना भी आपका काम होता है, यानी हम ऑफिस के अंदर बात करें तो ऑफिस के अंदर एक बंदा है जो आपकी सैलरी का एनालिसिस करना चाहता है, तो वो सैलरी का जो एनालिसिस कर रहा है या फिर कोई डेटा है उसका एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल
स्किल हो जाता है और उस काम को इम्प्रूव करने के लिए, उस काम को बहुत और अच्छा बेहतर तरीके से बनाने के लिए वहाँ किसका यूज़ किया जाता है, पिवोट टेबल का। तो पिवोट टेबल का यूज़ किया जाता है काम को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि काम को पिवोट करने के लिए, ना डेटा पिवोट करने के लिए, या फिर ना ही होता है क्वाड्रो प्रो करने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं भैया। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखो भैया, लॉजी कंप्रेशन, भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न किसमें यार, ये तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देने वाले हैं। ये कलर दिखाई दे रहा है क्या? जो दो क्वेश्चन का आंसर, ये दो क्वेश्चनों का आंसर टिक कर लीजिएगा। दो क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको टिक करा दे रहा हूँ। यहाँ आंसर है लॉसी वाला कंप्रेसर, तो लॉसलेस आप अच्छी तरह से जानते हो, वो है लॉसलेस लिखा हुआ आपका मेरे भैया, समझने की कोशिश करेगा। तो यहाँ डी आंसर। ये दो क्वेश्चन को तुम छोड़ ही दो, यहाँ ये शायद दिखा नहीं दे रहा होंगे, इसलिए दो क्वेश्चन छोड़ ही दो, अगले पर आ जाएगा। देखो भाई, लिखा हुआ है लॉग में ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट का एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है भैया, जो इंगित करता है कि सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है और ड्राइव लोड किए गए थे। आ जाओ भाई, ड्राइवर लोड किए गए थे, बताओ भैया क्या आंसर है यहाँ, जल्दी आंसर दीजिएगा। यानी लिखा हुआ आपका ट्रैफिक लॉग, जो यहाँ आंसर की बात हम कर गए, तो यहाँ आंसर की बात ये है कि ट्रैफिक लॉग में ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट का एक रिकॉर्ड होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैफिक लॉग जो होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इवेंट मतलब कोई प्रोसेस आपने की है उसका एक रिकॉर्ड रहता है, और उस रिकॉर्ड को इंगित करता है कि सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है। यानी जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपको बताता है कि जो आपका सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये काम जो है मेरे भैया वो क्या कहलाता है, ट्रैफिक लॉग का यहाँ पर बात की गई है, ठीक है भैया। आ जाओ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू प्रिंट अ फाइल इन नोटपैड। निम्न में से कौन सी की है जिसकी मदद से आप नोटपैड में प्रिंट को, किसी फाइल को प्रिंट कर देते हो, जल्दी बताइएगा दोस्त। और हमें आज 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है भैया। आ जाओ भाई, बात करते हैं। तो देखो, चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वहां पर आपको कंट्रोल पी का ही प्रयोग किया जाता है, वहां स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है मेरे बच्चा, कंट्रोल पी का वहां पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सिलेक्ट लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अमॉन्ग गिवन बिलो ऑप्शन। निम्न में से लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना मेरे बच्चा। इसमें से आप जानते हो कि सबसे पहले जो है इन कैटेगरी में 2007 आया, फिर उसके बाद में 8 आया, और उसके बाद में सॉरी ये विंडोज 2, ये सर्वर है ये बच्चा। अगर आपसे सर्वर विंडो है, ठीक, ये जो आपको विंडो 2008 जो आपको दिखाई दे रही है, ये विंडो क्लाइंट विंडो नहीं है, ये विंडो सर्वर विंडो है। वैसे ये क्लाइंट विंडो, ये सॉरी क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट कौन है, वो है विंडो 10। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन ऑप्शन को लगन दो आग ठीक है, इन ऑप्शंस को छोड़ो, आप अपने हिसाब से बताइएगा कि यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि एट प्रेजेंट लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो क्या बता सकते हो दोस्त कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है एट प्रेजेंट। अगर हम बात करें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो शायद आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यानी इन ऑप्शन को छोड़ो दोस्त, इन ऑप्शंस को छोड़िएगा, इन ऑप्शन को छोड़ो और आप अपने वेरी गुड अनुभव राजौरिया, क्या बात है। और लिखा हुआ अगला जो नाम है दिवस जी, बिल्कुल नाम है विंडो 11। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है विंडो 11। कब आया है, 1 अक्टूबर 2021 को, या 5 अक्टूबर 2021 है, कंफर्म करिएगा 5 अक्टूबर है या 1 अक्टूबर है, कंफर्म जरा कर लीजिएगा एक बार। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है विच शॉर्टकट की टू कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन अ स्टार्ट बटन इन विंडोज। यानी विंडोज के अंदर आप ओपन बटन स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन सी शॉर्टकट की है मेरे बच्चा, यहाँ सिंपल सी एक शॉर्टकट की है जिसे हम बोलते हैं Ctrl+ESC की। इसकी मदद से हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल करेक्ट बात है, 5 अक्टूबर 2021 में ये आया था आपका, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट बात है, आ जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं Ctrl+O यानी ओपन डायलॉग बॉक्स। जो ओपन वाला जो सेक्शन होता है वो किसकी मदद से किया जाता है मेरे भैया, विंडोज के अंदर ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+ESC की का यूज करते हैं। और अगर आपसे कभी विंडोज का पूरा नाम पूछ लिए तो वाइड इंटरैक्ट नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन इसका पूरा नाम होता है, आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कंप्यूटर कंपोनेंट्स वे स्टार्ट टू जनरेट एक्सेस हेड व्हेन। यानी कंप्यूटर के घटक होने पर, यानी कंप्यूटर लिखा हुआ है कंप्यूटर के
खाली स्थान होने घटक होने पर अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करना शुरू कर देता है। यानी कंप्यूटर किस कारण से आपका जो कंप्यूटर है वो गर्मी स्टार्ट कर देता है, किस कारण से कंप्यूटर गर्मी स्टार्ट करता है, ये बात आपको बतानी है। कौन सा कारण है जिससे कंप्यूटर गर्मी देता है? लिखा है भैया क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आंसर है करेक्ट, वो है मेरे बच्चा यहाँ डी आंसर करेक्ट है। यानी कंप्यूटर केस में पर्याप्त कूलिंग सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि देखो कंप्यूटर काम कर रहा है, कोई भी सेक्शन कोई भी बंदा होता है काम करता है तो भैया वहाँ हीट तो उत्पन्न होती है। जैसे अपन से ले लो, जैसे मैं घर से आया था आपको पढ़ाने तो मैं भैया अपना जैकेट पहन के आया था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पढ़ाना स्टार्ट करा तो मेरे भैया देखो मैं ओनली टी शर्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो अपन भी क्या है एक मशीन की तरह ही काम करते हैं, और हर मशीन जो चलना स्टार्ट करती है तो वहाँ पर मेरे बच्चा वहाँ पर आपको हीटेड होती है। तो और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गर्मियों के समय में तो शायद मुझे एसी लगाना पड़े या फिर फैन चलाना पड़े तो मैं यहाँ पर पढ़ा पाऊंगा, यानी मैं कूल मुझे होना पड़ेगा, यहाँ पर कूलिंग सिस्टम मुझे आवश्यकता पड़ेगी। तो वही बात है, अगर प्रॉपर कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर हीट करना स्टार्ट कर देगा। आ जाओ बात करते हैं यूनिक्स में यदि कोई प्रक्रिया नियमित किल कमांड की अपेक्षा करती है तो आप उस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए के बाद प्रक्रिया आईडी का उपयोग कर सकते हैं। बताइएगा भैया, यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका सिंपल सा मतलब है कि आपकी एक प्रोसेस है, कोई कंप्यूटर यूनिक्स है, उसके अंदर आपने किल कमांड चलाया है। क्या चलाया है मेरे बच्चा? किल कमांड चलाया है। और किल कमांड आप चलाने पर आप उस कमांड को समाप्त करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस की आईडी कौन सी है जिससे आप उस कमांड को किल करना चाहते हो, उस कमांड को समाप्त करना चाहते हो, जल्दी बताइएगा भाई। ठीक है, 360 कर लीजिएगा, दिख जाएगा, 360 कर लीजिएगा, दिख जाएगा आपको। ठीक है भैया, आ जाओ बात करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ। किल 119 यानी किल 119 सॉरी क्षमा चाहता हूँ, हाँ सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ किल है 9, किल 9 सी, जी बिल्कुल यहाँ सी। धीरेन्द्र क्या बात है भाई सर, रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ा रहे आप। राकेश शर्मा जी, जी बिल्कुल करेक्ट बात है कि मैं रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चा कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, आ जाओ भाई बात करते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिएगा। लिखा हुआ है द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज रिपीटेड। तभी तो पढ़ा रहा भाई, रिपीट करता है तभी तो पढ़ा रहे हैं, अगर रिपीट नहीं होते तो क्यों पढ़ाते बच्चा। आ जाएगा, बढ़ते हैं देखते हैं कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली चिप का बना होता है, यानी किस चिप किसकी बनी होती है, कंप्यूटर के अंदर जो चिप प्रयोग होती है वो किसकी बनी होती है मेरे बच्चा। तो यहाँ वो चिप कोई सी भी कंप्यूटर की चिप हो, जैसे कि आपका जो सीपीयू की चिप होती है, सीपीयू की चिप की बात करें तो सीपीयू की चिप भी सिलिकॉन की बनी होती है, और अगर आपसे प्रोसेसर की माइक्रो प्रोसेसर वाली चिप की बात करें तो वो भी क्या है, सिलिकॉन से बनी होती है। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, लिखा है इन अ ट्रिपल लेयर रिकॉर्डेबल ब्लू रे डिस्क व्हाट इज द कवर देयर थिकनेस इज L1 लेयर। यानी मेरा बच्चा यहाँ पर किसी ब्लू रे डिस्क की 3 लेयर हैं और 3 लेयर से कोई L1 लेयर है और एक कोई L2 लेयर है और कोई L3 लेयर है, जिसमें से L1 लेयर की थिकनेस क्या होती है वो बात का आंसर आपको देना है। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर है मेरे बच्चा वो है 75 म्यू मीटर। यानी म्यू मीटर क्या होती है मेरे यहाँ पर बात करिएगा, यहाँ 75 म्यू मीटर आपका यहाँ आंसर होता है मेरे बच्चा। तो देखो अभी तक हमने 2 लेयर ब्लू रे डिस्क देखा है, तो 2 लेयर ब्लू रे डिस्क 1 लेयर ब्लू रे डिस्क है आपका 25, यानी 1 लेयर ब्लू रे डिस्क भैया 25 GB का डेटा स्टोर करता है। 2 लेयर ब्लू रे डिस्क जो है मेरा बच्चा वो कितने GB का स्टोर करता है, वो आपका 50 GB का स्टोर करता है। और अगर आपसे 3 लेयर पूछ लिया जाए तो 3 लेयर जो है मेरे बच्चा वो 75 GB का स्टोर जो डिवाइस सॉरी स्टोर करने का काम करता है। यदि आपसे 1 लेयर बोला जाए तो ये कितना होगा, 25 म्यू मीटर होगा। अगर L1 आपसे सॉरी अगर आपसे लेयर पूछा जाए तो वहां पर लेयर का आंसर ये है, और स्टोरेज डिवाइस मैंने सॉरी स्टोरेज कैपेसिटी मैंने ये आपको डिस्कस कर दी है। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अनिल पूरे मुंबई में 5 परियोजना टीमों के बीच एक परियोजना बैठक आयोजित करना चाहता है। यानी अनिल जो है पूरे मुंबई में
5 परियोजना टीमों के साथ बैठक करना चाहता है, वह सभी परियोजना नेताओं के साथ आमने सामने बातचीत करना चाहता है और इन वर्चुअल मीटिंग के लिए उन्हें किस इंटरनेट सेवा का उपयोग करना चाहिए। देखो यानी मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग क्या है, वर्चुअल है, मीटिंग रियल नहीं है, यानी आमने सामने बैठकर वो बातें नहीं हो रही हैं मेरे बच्चा, वो बातें क्या हो रही हैं, वर्चुअल हो रही हैं, यानी कहीं दूर से वो बातें की जा रही हैं। तो वो कौन सी सुविधा होगी, क्या वो भैया ई लर्निंग वाली सुविधा होगी, क्या यहाँ से कुछ सीखा जा रहा है, जी नहीं, यहाँ कुछ बताया जाएगा, क्या चैटिंग होगा, जी नहीं, चैटिंग का मतलब होता है रियल टाइम पर भावनाओं का आदान प्रदान कीबोर्ड के माध्यम से, और यहाँ बातें हो रही हैं आमने सामने, तो यहाँ कीबोर्ड की चर्चा है नहीं। ईमेल के माध्यम से, भाई ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा जाता है, तो यहाँ पत्र भेजने की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ चर्चा हो रही है आमने सामने। आमने सामने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होता है। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो मेरे बच्चा सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो है वो है इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए होता है। दूसरा माइक की आवश्यकता पड़ती है मेरे बच्चा, यहाँ पर स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर एक स्क्रीन की भी आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पर एक हम आपसे बात करें कि यहाँ एक वेब कैम की भी आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ स्क्रीन जो है मेरे बच्चा, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है, और ये वेब कैम की बात करें तो ये कौन सा होता है, ये मेरे भैया इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। यदि हम वेब कैम की बात करें तो वेब कैम किस में आता है, इनपुट डिवाइस में आता है। और यदि हम यहाँ बात करें स्पीकर जो जो स्क्रीन है वो भी आउटपुट डिवाइस में आता है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस में आता है, और माइक जो है वो मेरा बच्चा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हो माइक को कनेक्ट करने के लिए कौन सा कलर यूज होता है, पिंक कलर होता है, और स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं मेरे बच्चा, ठीक है। छलनी वाला डायलॉग बोल दीजिएगा, जी नहीं अभी नहीं बोल रहे हैं छलनी वाला डायलॉग। आ जाओ भाई, बात करते हैं। लिखा हुआ इज अ एग्जांपल ऑफ टीवी कवर इंटरनेट, यानी बच्चा लिखा है इंटरनेट पर टीवी का एक उदाहरण कौन है, तो बताइएगा हुल.com क्या है आपका, एक हुल.com एक वेबसाइट है, हुलू.com एक वेबसाइट है। हुलू.com यानी जितनी भी सीरियल आप टीवी पर देखते हो, खासकर ये हमारी बहनें जो हैं वो देखती हैं नाटक, ठीक, तो जो सीरियल आप देखती हो तो वो टीवी पर आपको बैठने की जरूरत है नहीं, आप इंटरनेट पर जाइएगा, हुलू.com डालिएगा, आपको जो भी सास बहू देखना है या फिर बहू सास देखना है या फिर और कुछ देखना है तो वो आपको यहाँ हर एक चीज़ देखने को यहाँ मिल जाएगी हुलू.com पर, ठीक है भैया। अब तो आप इसे भूलोगे नहीं, ये गारंटेड है मेरे दोस्तों। मेरे भैया मैं नेक्स्ट PDF को लेकर आता हूँ, और नेक्स्ट PDF मेरे बच्चा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट PDF, और 2 मिनट लगेंगे मुझे नेक्स्ट PDF को लेकर आने में मेरे बच्चा, बस थोड़ा यहां पर वेट कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा मेरे बच्चा, और मैं नेक्स्ट PDF लेकर आ जाऊंगा और हम नेक्स्ट PDF पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आज हम सारी चीज दोनों FLT सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे बच्चा, ठीक है। आ जाइएगा, यहां पर देखते हैं, बस थोड़ा सा, और आप चाहो तब तक मेरे बच्चे एक बार एक शेयर और कर दीजिएगा जहाँ जहाँ आप भेज सकते हो। और अगर आपने प्रेजेंट नहीं लगाया है तो प्रेजेंट भी आप लगा दीजिएगा, सभी के सभी जिसने प्रेजेंट नहीं लगाया। और तब तक आप बच्चों को ये भी बता दीजिएगा क्या सेक्शन आपको बताना है, तब तक बच्चों को आपको मेरे भाई आपको ये सेक्शन भी बता देना है कि जो सेक्शन है हमारा कौन सा सेक्शन, यानी 3 मार्च को क्या बात होने वाली है, 3 मार्च को, ठीक, कौन सी वाली बात होने वाली है, 3 मार्च को। 3 मार्च को हमारा एक महा FLT होने वाला है, और महा FLT के अंदर आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना है। और महा FLT हम कहाँ पर देने वाले हैं आपको, महा FLT मेरे बच्चा हम आपको देने वाले हैं, यहाँ क्वेश्चन से रिपीट तो नहीं हो रहे, यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन की, जी नहीं, आ जाओ भाई, देखें आ जाएगा, बात करते हैं। और पहले ये करेक्ट, ये हुई ना बात भाई विकास, क्या बात है, थैंक यू मेरे ब्रो, क्या बात है। तो ये हुआ ना कलर, इसी कलर में रखिएगा, इसी कलर में रखना है जी, आ जाएगा जी। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। लिखा है डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज, यानी लिखा हुआ कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्या वो यहाँ लिखा हुआ, क्या वो भाई आपका फाइल्स के फॉर्मेट में होता है, मामला में होता है, फ्लॉपी में होता है, या फिर डायरेक्टरीज में होता है, या फिर फाइल्स में होता है। डेटा में कंप्यूटर में डेटा सूचना को के रूप में संग्रहित किया जाता है मेरे बच्चा। सूचना जो होती है, इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ पर होती है,
फाइल्स के अंदर मौजूद होती है। आपकी फाइल की डेफिनेशन भी होती है, आप अच्छी तरह से जानते हो फाइल की डेफिनेशन कौन सी होती है, वहां फाइल की डेफिनेशन भी आप अच्छी तरह से जानते हो। बस एक काम और करना है भाई, इसका साइज और कल से बड़ा कर दीजिएगा, बस साइज बड़ा कर दीजिएगा। आ जाओ, यानी फाइल्स की डेफिनेशन, फाइल की डेफिनेशन ही होती है। फाइल्स की डेफिनेशन क्या होती है मेरे बच्चा? कलेक्शन ऑफ, देखो यहां पर हम बात ही कर लेते हैं कलेक्शन। क्या बात लिखी हुई है? कलेक्शन। किसका कलेक्शन भाई? यहां पर बात करें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है। और यदि आपसे बोल दिया जाए मेरे बच्चा यहां कलेक्शन ऑफ फाइल्स तो वो क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है। ठीक है, और फोल्डर की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N होती है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा, Ctrl+Shift+N होती है फोल्डर की। ठीक है भैया? जी भैया, नहीं 52 क्वेश्चन हमने कर दिए ना। और यहां देखो, आज मैं कंप्यूटर वाला पार्ट आज पढ़ाने वाला हूं, और कल मैं आपको देखो, कल जैसे कि आज हमने 2 FLT दे दिए, यानी 3 वाला दे दिया, 4 वाला दे दिया। कल 5वां FLT आपको मिल रहा है, कल 2 तारीख है। कल 5 और 6 वाला FLT आपको मिल जाएगा, 5 और 6 का। और दोनों का जो मैथ वाला पार्ट है, आज मैंने जो मैथ वाला जो पार्ट छोड़ा है बच्चा, वो मैथ वाले पार्ट को मैं कल करा दूंगा। मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट डेफिनेटली आप भाई पर विश्वास करिए, इतना तो आप विश्वास करते हो। कल मैं मैथ वाला पार्ट आपको पढ़ा दूंगा मेरे बच्चा। क्या रेडी? आर यू रेडी गाइस? ये कल हम मैथ वाला पार्ट पढ़ेंगे, मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है नहीं। और विकास भाई इसका थोड़ा साइज, ठीक, आ जाओ भाई बात करते हैं। और यहां आंसर है फाइल्स का, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। लिखा है इज लिखा इनकम्पेजिंग टर्म दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लिखा हुआ आपका एक्सटरनेट एंड द इंटरनेट टू कंडक्ट आ कंपनी बिजनेस। कहने का मतलब यह है कि एक व्यापक शब्द है जिसमें कंपनी के व्यवसाय का संचालन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट का उपयोग शामिल है। बताइएगा दोस्त, बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ई कॉमर्स है, या फिर यहाँ पर ई फ्रेम है, या फिर यहाँ पर हम बात करें तो बताओ मेरे दोस्तों। लिखा है कि आपका शब्द है जिसमें कंपनी व्यापक संचालन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, क्या लिखा? एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, यानी आपका ऑनलाइन लेन देन। कहने का मतलब यहाँ एक ही मीनिंग चल रहा है, वो चल रहा है ऑनलाइन लेन देन वाला काम। तो ऑनलाइन लेन देन वाला काम मेरे बच्चा वो है, वो हम किसके माध्यम से करते हैं? ई कॉमर्स के माध्यम से हम यहाँ ऑनलाइन लेन देन का काम कर रहे हो। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देना, ताकि आपके मेन एग्जाम के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाए। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट साइज? निम्न में से कौन सा छोटा साइज है? तो भाई आप अच्छी तरह से जानते हो, टैबलेट का छोटा तो साइज होता है, नोटबुक का भी होता है, डेस्कटॉप सिस्टम का होता है, और यहाँ पीडीए सबसे छोटा साइज आता है, यानी पीडीए जिसे हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं मेरे भैया। पीडीए का मतलब क्या होता है? यहाँ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, डिजिटल असिस्टेंट, यहाँ पर असिस्टेंट मेरे बच्चा यहाँ पर नाम होता है। और अगर आपसे ये सॉरी ये क्या है, पोर्टेबल का बोला जाता है आपसे, पोर्टेबल। तो देखो पोर्टेबल होते कौन कौन से हैं? तो देख बच्चा, पीसी कभी भी पोर्टेबल नहीं होता है। तो देखिएगा, पोर्टेबल की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एक तो टैबलेट पोर्टेबल होता है, ठीक, और एक नोटबुक बोलें तो क्या, लैपटॉप भी पोर्टेबल होता है, ठीक। और उसके बाद आता है पाम टॉप, उसके बाद आता है कौन, पाम टॉप आता है, ये भी पोर्टेबल होता है। और इसके बाद आता है पीडीए, ये भी पोर्टेबल होता है। और उसके बाद आता है स्मार्टफोन, कौन है, स्मार्टफोन, ये भी क्या होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, अगर आपसे कभी पूछ ले जाए। और सबसे ज्यादा पोर्टेबल जो है वो है स्मार्टफोन, और उससे कम पीडीए, उससे कम पाम टॉप, उससे कम है आपका भैया सॉरी उससे कम है टैबलेट, और उसके कम है आपका नोटबुक वाला सेक्शन होता आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली हाईएस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी? निम्न में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट यूनिट किसकी है? तो यहां पर आप अच्छी तरह से जानते हो जीबी, जीबी सबसे बड़ी यूनिट होती है। इससे छोटी क्या होती है, एमबी, एमबी से छोटी किलोबी, केबी, केबी से छोटी बिट, बिट से छोटी क्या होती है, निब्बल, और निब्बल से छोटी क्या होती है मेरे बच्चा, बिट होता है, यानी बाइट, सॉरी
केबी से छोटा बाइट होता है, बाइट से छोटा निब्बल होता है, निब्बल से छोटा यहाँ पर कौन सा सेक्शन होता है, बिट वाला सेक्शन अवेलेबल होता है। आ जाइएगा, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स फाइल इनटू अ मशीन फाइल। इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो सोर्स फाइल को मशीन फाइल में कन्वर्ट करने का काम करता है? तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, ट्रांसलेटर नहीं बोल सकते, असेंबलर असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करता है, तो ये है कंपाइलर, लिंकर लिंक करने का काम करता है। माना कि ये सारे के सारे जो हैं भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन यहाँ कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर होता है जो सोर्स फाइल को मशीन फाइल में कन्वर्ट करने का काम करता है। आ जाएगा, और जो यहाँ पर असेंबलर की बात करी थी हमने, तो असेंबलर जो करता है क्या करता है, निमोनिक कोड। कौन सा वाला कोड है यहाँ, निमोनिक कोड को किस में कन्वर्ट करना, मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है मेरे बच्चा, असेंबलर का काम होता है। विथ रिस्पेक्ट टू वेब पोर्टल MSN स्टैंड फॉर्म, MSN का पूरा नाम आप अच्छी तरह से जानते हो भैया, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क MSN का पूरा नाम होता है। और ये होता क्या है, विंडो जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कौन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसका बाय डिफॉल्ट क्या है, ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। ठीक है भैया, यानी ये क्या है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसका सर्च इंजन कौन है, MSN, जो 1998 में लाया गया। अगर आपसे कभी इसकी डेट पूछ ले कि MSN मार्केट के अंदर कब लाया गया है, तो 1988 में लाया गया। और गूगल भी इसी डेट में आया था, गूगल जो है वो भी 1998 के अंदर ही आया था। और गूगल जो है क्रोम का बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है गूगल, ये बात याद रखिएगा। आ जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा, लिखा है विंडो विजडा में लिखा है आपका इस स्नीपिंग टूल, यानी स्नीपिंग टूल बार में निम्नलिखित में से कौन सा टूल उपयोगकर्ता को पेन, इंक और हाईलाइट को मिटाने के लिए किया जाता है, बता भैया। यानी हाईलाइट और पेन को हटाने के लिए, तो भैया आप अच्छी तरह से जानते हो इरेज का मतलब ही होता है, आपने जो पेन लिखा है, सपोज मैंने लिखा है, देखो मैंने ये मिटा दिया, सपोज मैंने इसको हाईलाइट करा है भैया, ये मैंने मिटा दिया, तो यहाँ इरेज का ही यूज किया जाता है। ये वर्ड आपको कोई दिक्कत, और स्नीपिंग टूल का मीनिंग क्या होता है भाई, स्नीपिंग टूल का मीनिंग सिंपल सा होता है, स्नीपिंग टूल का मीनिंग होता है स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट। अगर आप कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट चाहते हो, लैपटॉप के अंदर स्क्रीनशॉट चाहते हो, तो आप स्नीपिंग टूल के माध्यम से ले सकते हो। और जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है PITSCR की, एक कीबोर्ड पर की होती है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भैया स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो PITSCR शॉर्टकट की होती है, जिसकी मदद से हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये बात थोड़ी सी आप याद रख लीजिएगा मेरा बच्चा। और अगर आपसे किसी स्नीपिंग टूल या फिर स्क्रीनशॉट ली गई पिक्चर का एक्सटेंशन नेम आपसे पूछ लिया जाए, तो वो मेरे बच्चा PNG होता है, जिसका पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। आ जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग एनोटेड टेक्स्ट लिखा इंस्ट्रक्शंस, गाइड और मैनुअल के लिए किया जाता है, ये बात आपको बताना है। आ जाओ, तो वहां पर सिंपल सा मतलब क्या है मेरे भैया, यहाँ सिंपल सा मीनिंग क्या है कि ये सिंपल सा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एनोटेड टेक्स्ट के बारे में, इंस्ट्रक्शनल गाइड के बारे में और मैनुअल के लिए आपको स्टडी करने का जो काम है वो क्या लगेगा, विकी बुक्स कहलाता है। ये कुछ वन वर्ड्स है मेरे बच्चा, इन्हें हम याद नहीं कर सकते हैं, जो CPCT ने पूछे हैं उनका रट्टा आप मार लीजिएगा, और हम पूरे तो इन्हें याद नहीं कर सकते, पता नहीं वो कहाँ से पूछेगा, 10 से 5000 के लगभग वर्ड होते हैं, तो पूरे अपन याद नहीं कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंट्रोल पैनल, लिखा है कंट्रोल पैनल फाइल को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट के लिए आपको कंट्रोल पैनल का एक्सटेंशन नेम बताना है। आ जाएगा, और बताते हैं कंट्रोल पैनल का, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कंट्रोल पैनल को क्या बोलते हैं, CPL, यानी कंट्रोल पैनल को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, CPL कहा जाता है। जैसे कि MS वर्ड को, डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, .doc कहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म .doc, वैसे ही कंट्रोल पैनल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, .CPL यहाँ पर होता है। आ जाएगा, द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड, पेंटियम मेरे भैया आप अच्छी तरह से जानते हो माइक्रो प्रोसेसर होता है, और किस कंपनी का है, इंटेल कंपनी का ये माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ भाई ये इंटेल जो किस कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो इंटेल कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर होता है। MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट वेब एप्लीकेशन का उपयोग करके दूरदर्शकों के लिए खुली प्रस्तुति को प्रसारित करने के लिए मुख्य संयोजक क्या है, बताइएगा। सिंपल बताना है, देखो आपको शो कराना है, कमेंट पावर पॉइंट शो की शॉर्टकट की आपको बताना है, यानी पावर पॉइंट को आपको शो कराना है, ये शो कराने वाली शॉर्टकट की वो आपसे पूछ रहे हैं। आ जाए, शो कराने की शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है, जरा बताइएगा। तो यहां हम बात करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं शो की। तो देखिएगा, शो की शॉर्टकट की मेरा बच्चा सिंपल सी शॉर्टकट की होती है, वो है Ctrl+F5,
और ये सिंपल F5 भी होती है, लेकिन F होती है ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन को शो कराना, और ये करंट फाइल से प्रेजेंटेशन शो कराती है, और F5 जो है किसी बिगिनिंग फाइल से प्रेजेंटेशन को शो कराने का काम करती है। आ जाएगा। बैंक के एटीएम के संदर्भ में एटीएम का क्या अर्थ है? एटीएम का पूरा नाम बताओ भैया, एटीएम का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है, जरा बताइएगा जल्दी। एनी टाइम है, आप अच्छी तरह से, यार इस पर हमें कोई टाइम डिसाइड, इस पर हम टाइम हमें कोई वेस्ट नहीं करना है। यहाँ आप अच्छी तरह से जानते हैं एटीएम का नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, और एटीएम का एक नाम और होता है असिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन मोड, ये होता है एटीएम का पूरा नाम। अगर आपसे एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया है तो बता दीजिएगा असिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन मोड एटीएम का, और आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी मेरे बच्चा यहाँ पर पूरा नाम होता है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय बस, पता भैया स्थानीय बस कौन सी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है यानी ISA है, या फिर PCI है, पैराफेरल कंपोनेंट इंस्ट्रक्चर लिखा हुआ आपका इंटरकनेक्टेड है। तो देखो अच्छा एक बात बताइए, पैराफेरल का मतलब होता है इंटरनेट के। देखो बच्चे यहाँ पर हम सबसे पहली बात करें तो पैराफेरल का मतलब ये होता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। खत्म हो गया है दीदी का मोबाइल। चलो भाई बात करते हैं आगे, फालतू की कमेंट पर फोकस नहीं करेंगे हम, आ जाओ बात करते हैं दोस्त, आ जाएगा। तो देखो क्या रहता है कि पैराफेरल का सिंपल सा मतलब होता है सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैराफेरल डिवाइसेस कहते हैं। यानी इनपुट है और आउटपुट है, उन सबके कॉम्बिनेशन को पैराफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूज, अच्छा एक बात बताओ, कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट कौन सा होता है? तो वो इनपुट, और आपको बताना सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट कौन सा होता है? आंसर यहाँ बी करेक्ट बात है, आ जाएगा, और उसी के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। आ जाओ बढ़ते हैं। डेटा ब्लॉक की कई प्रतिक्रियाएं बनाता है और उन्हें एक क्लस्टर में कंप्यूटर नोड पर वितरित करता है। बताइए दोस्त, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो भैया कहने का मतलब है कि जो लिखा हुआ है वो डेटा ब्लॉक की कई प्रतियां बनाता है, यानी डेटा जो ब्लॉक उसकी कई प्रतियां बनाता है और उन्हें एक क्लस्टर में कंप्यूटर नोड पर वितरित करता है। तो ये है HDFS, और HDFS का पूरा नाम होता है हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो क्या है? हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा चार्ट डेटा लिखा हुआ आपका प्लॉटिंग प्रक्रिया में कॉर लिखा आपका कॉर्टेशियन समन्वय प्रणाली को लागू करता है? कहने का मतलब है विच चार्ट इंप्लीमेंट कार्टेशियन XY कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन डेटा प्लॉटिंग एरिया। यानी प्लॉटिंग एरिया के अंदर कोऑर्डिनेट करना, आपका कार्टेशियन करना, यानी कोऑर्डिनेट करना एक्स और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट करना, यानी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट करना, और एक्स वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्कैटर चार्ट के द्वारा किया जाता है मेरे बच्चा। और स्कैटर चार्ट को XY स्कैटर कहते हैं, और इसी के अंदर कौन सा चार्ट आता है? बबल चार्ट भी आता है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी वाली बात याद रखनी है? यहाँ ये जो आपका XY चार्ट है, यहाँ हम आपसे सॉरी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा माइक गिर गया है, ठीक है दोस्त। देखो जरा आ जाओ, आप करेक्ट आवाज आएगी, टेंशन मत लीजिएगा, आ जाओ। तो स्कैटर चार्ट के अंतर्गत क्या आता है? बबल चार्ट भी आता है, और स्कैटर चार्ट को हम XY स्कैटर चार्ट भी कहते हैं। आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा, MS एक्सेल में एरिया चार्ट के मामले में कौन सा कथन फॉल्स है? यानी इनमें से कौन सा कथन है जो एरिया चार्ट के बारे में गलत बात है? तो ये डी वाली बात गलत बात है एरिया चार्ट से रिलेटेड। देखो कौन सी वाली बात है। कह रहा है 100% स्टैंड लिखा 100% स्टक्ड एरिया इज अ टाइप ऑफ एरिया चार्ट। तो 100% एरिया इसके द्वारा कवर नहीं होता है, थोड़ा बहुत एरिया आपका छूट ही जाता है, वो स्टक्ड चार्ट का, सॉरी वो ये एरिया चार्ट से रिलेटेड ये बात यहाँ पर करेक्ट बात है। आ जाओ। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को उपयोग करने के लिए खोजा गया हटाया जा सकता है। बताओ भैया, कहने का मतलब है इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं का उपयोग करके कंप्यूटर से खोजा और हटाया जा सकता है। किसको हटाया और खोजा जा सकता है? बताओ भैया। यानी कंप्यूटर के अंदर से उसे खोज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो कमांड को आप क्यों लाओगे?
फ्रेम्स को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे क्योंकि फ्रेम्स तो ट्रांसफर होती हैं, हार्डवेयर आप इंटरनेट से नहीं ले पाओगे, लेकिन भैया स्पाईवेयर आप इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में आ भी सकता है। और आप जैसे ही एंटी मालवेयर का, अभी ये जो स्पाईवेयर है मेरे बच्चा, ये क्या है, एक मालवेयर है, और जैसे ही आप एंटी मालवेयर का प्रयोग करोगे तो आप अपने कंप्यूटर से स्पाईवेयर हटा सकते हो। और स्पाईवेयर से रिलेटेड मेरे बच्चा आपको ये बात एक और ये याद रखनी है, कौन सी बात याद रखनी है कि बच्चा यहाँ पर जब आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि ऐसा मालवेयर जो यूजर की बिना अनुमति के, ऐसा मालवेयर जो यूजर की बिना नॉलेज के, यूजर की बिना अनुमति के आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, उसे स्पाईवेयर कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। आ जाओ, संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह यानी जेपीईजी का उपयोग संपीड़न करने के लिए किया जाता है, यानी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट जेपीईजी का यूज क्यों किया जाता है। आ जाओ भाई, क्या किसी म्यूजिक के लिए करते हैं, क्या किसी मेरे बच्चा आप अच्छी तरह से जानते हो इमेज यानी जेपीईजी जो है, और फिर हम बात करें जेपीजी जो है वो क्या है, किसी इमेज का एक्सटेंशन ही नेम होता है, ये आपको याद रखना है। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स प्रोग्राम 1971 में शुरू होकर फिनलैंड विश्वविद्यालय में लिनक्स टॉरवाल्ड्स द्वारा बनाया गया था। लिनक्स टॉरवाल्ड के द्वारा ये बात है, देखो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, लाइनेक्स, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो किसके द्वारा, लिनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बात को याद रखना। 20 कह रहे हैं वेब पेजों को सर्च इंजन में उच्च रैंक दिलाने की कला और विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो क्या कहलाता है, जो आपका वेब पेज होता है उसको देखो, जैसे हम बात करें कि एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस का वेब पेज है, जैसे हम बात करें कि एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस का ऐप है, ठीक भाई, एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस का ऐप है, और इस एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस के ऐप को हम थोड़ा सर्च रैंक में लाना चाहते हैं, यानी उसकी सर्च रैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर आप किसका यूज करते हो, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का वहां पर यूज किया जाता है। यानी यहाँ SEO को, जिस बंदे के अगर आपको SEO की नॉलेज है तगड़ी वाली, तो आप अपने वेब पेज को बहुत ही ऊपर ले जा सकते हो। या आप अपने, जैसे सपोज कि आप हमारा यूट्यूब चैनल, और अगर हमें SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ज्ञान है, तो हम अपने चैनल को ग्रो करवा सकते हैं। यानी कोई, जैसे कोई कीवर्ड्स डालेगा उत्तम प्रजापति, या फिर किसी रिलेटेड कीवर्ड्स डालेगा और उन कीवर्ड से मेरा ही चैनल वहां पर निकल के आएगा, तो उन्हें हम बोलते हैं SEO। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उन्हें SEO कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसे कहा जाता है। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, देखो दिए गए विकल्पों में से CPS का सही पूर्ण रूप कौन सा है। CPS का पूरा नाम कैरेक्टर पर सेकंड होता है, यार आप अच्छी तरह जानते हो कैरेक्टर पर सेकंड क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकंड इसका पूरा नाम होता है। और जो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, उन कैरेक्टर प्रिंटर्स को मेरे बच्चा, यहाँ कैरेक्टर प्रिंटर्स की स्पीड जो मापने की जो इकाई है वो क्या है, CPS है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड कहते हैं। और लाइन प्रिंटर LPM में मापते हैं, जिसे लाइन पर मिनट कहते हैं। और पेज प्रिंटर PPM में मापते हैं, जिसे हम पेज पर सेकंड भी कहते हैं। और CPS का एक पूरा नाम एक और होता है, क्या होता है, कॉपीज पर सेकंड। क्या होता है, कॉपीज पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी कॉपीज आप प्रिंट कर रहे हो। आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहना है, जरा देखिएगा। लिखा है कि देखो आपको लिखा है कि MS वर्ड 2016 में अपनी कैप्स को लोअर केस और लोअर केस को कैप्स में बदलने के लिए निम्न में से का प्रयोग करें। यानी आप क्या करना चाहते हो, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, और अपर केस को आप वापस लोअर केस में, यानी क्या है, पहले क्या है, कैप्स को लोअर में लाना चाहते हो। अब आप कैप्स को लोअर केस और लोअर को कैप्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको कहाँ केस को अरेंज करना है, कहाँ पर कैसे क्या सेक्शन आपको करना पड़ेगा। आ जाएगा मेरे बच्चा, बात करते हैं। देखिएगा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जरा समझिएगा। सबसे पहले उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे के लिए आप केस बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट सिलेक्ट करे कोई काम नहीं होता है, सबसे पहले बच्चा आपको सिलेक्ट जरूर करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहां जाना है, होम टैब में जाना पड़ेगा, और फॉन्ट समूह में केस बदलने वाले आइकन पर क्लिक आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको 5 प्रकार के केस यहां पर दिखाई देने वाले हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, और यहाँ पे ये सारे केस आपको 5 के 5 केस यहाँ दिखाई देने वाले। देन उसके बाद आप क्या कैप्स में बदलना चाहते हो, तो आपको अपर केस में टॉगल केस ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये काम आपका हो जाएगा। यानी यहाँ ये है अरेंज वाली बात, यानी AB यानी D आंसर इज द करेक्ट आंसर है। आ जाएगा
निम्न में से कौन सा इंडेंट एमएस वर्ड में रूलर के दाईं ओर दिखाई देता है? निम्न में से कौन सा रूलर के दाईं ओर, इधर वाला दाईं ओर दिखाई देने का इंडेंट कौन सा है? तो आपको ये याद रखना है मेरा बच्चा, वो है राइट इंडेंट। अरे ये रूलर है तो इधर राइट ही हैंड ही तो होता है, इधर कौन सा हैंड होता है? इधर राइट हैंड होता है। और अगर इधर पूछा जाता तो इधर क्या होता? लेफ्ट इंडेंट आपको दिखाई देता। आ जाइए भाई, बात करते हैं एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का उपयोग के दस्तावेजों को विभाजित और प्रारूपित करने के लिए किया जाता है। जरा बताइएगा दोस्त, समझना जरा ध्यान से। सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड कैन बी यूज टू डिवाइड एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ऑफ। क्या कह रहा है जरा बताइएगा दोस्त। देखो, आप एमएस एक्सेल में सेक्शन ब्रेक किसी भी साइज का कर सकते हो, एनी साइज। आप किसी भी साइज का सेक्शन ब्रेक यहां पर ले सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सेक्शन ब्रेक उसकी विड्थ में ही चेंजेस कर पाओगे या फिर उसकी आप हाइट में ही चेंजेस कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी प्रकार का चेंजेस वहां पर कर सकते हो। ठीक है भैया, आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट खोजने और बदलने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्णों का उपयोग करने के लिए पूर्ण चरणों का प्रतिनिधित्व करता है? बताइएगा दोस्त, क्या कह रहा है? सिंपल सा प्रश्न है, यानी यहां आंसर है ए आपका आंसर। यानी आप किसी टेक्स्ट को वाइल्ड कार्ड के आधार पर आप अपने टेक्स्ट में ऐड करना चाहते हो। ठीक है, ऐड करना चाहते हो तो यहाँ क्या है, नेविगेशन फ्लग पर आपको जाना पड़ेगा, और यानी नेविगेशन पेन पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस फाइंड पर जाना पड़ेगा, मोर पर क्लिक करना पड़ेगा, देन यूजर वाइल्ड कार्ड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो जाकर आप ये काम कर सकते हो। जी भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंपैक्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा है? जरा बताइएगा। लो यहां पर टाइम दे रहा हूं, इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो देखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो फास्ट प्रिंटर ये होते नहीं है दोस्त, और नोइजी प्रिंटर होते हैं, क्योंकि वहां हैमर और रिबन का यूज होता है, और हैमर और रिबन का यूज होता है तो वहां पर आवाज डेफिनेटली आती है। तो ये क्या होते हैं? नोइजी प्रिंटर कहलाते हैं। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रिंट जॉब को अस्थायी रूप से बफर में स्टोर करके अनुक्रमित करता है और प्रिंटर को प्रोसेस करने में सक्षम होने पर प्रत्येक प्रिंटर पर भेजता है के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई क्या है? वो है हेडवीड, ग्रिम्स, स्पूल या फिर प्रिंट वेड। बताइएगा। तो ये है इसका आंसर। क्या है? ये आंसर है स्पूल। स्पूल का मतलब क्या है? अनुक्रमित। देखो लिखा है कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रिंट जॉब को अस्थायी रूप से बफर में स्टोर करके अनुक्रमित करता है। यानी देखो, जो कि आपका देखो बफर क्या होता है, सबसे पहले बात ये समझिएगा कि बफर क्या कहलाता है। जरा समझना मेरे बच्चा, यहाँ बफर की अगर हम बात करें तो बफर क्या होता है, जरा देखने की कोशिश करना। बफर का मीनिंग होता है रैम के अंदर मौजूद वह लोकेशन, रैम के अंदर मौजूद मेरे भैया वह लोकेशन, रैम के अंदर मौजूद वह लोकेशन जहां पर कंप्यूटर के माध्यम से जो प्रिंट के लिए जो डेटा भेजा जाता है, उस डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है। उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? बफर कहते हैं। अब बफर के अंदर जो आपकी प्रिंट प्रोसेस है, उनको एक क्रम में चलाना या फिर उनको क्रम देना कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? उसे स्पूलिंग कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाएगा, बात करते हैं विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू स्विच। निम्न में से कौन सी मोड है कम्युनिकेशन स्विच करने के लिए? स्विच में संचार के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? क्या फुल डुप्लेक्स का करते हैं, सेमी कंडक्टर डुप्लेक्स का करते हैं, ट्रांसमिशन का करते हैं, या फिर मेरे बच्चे यहाँ ट्राई डुप्लेक्स? देखो यहाँ सेमी डुप्लेक्स होता नहीं है, ट्राई डुप्लेक्स होता नहीं है, सेमी सेंट होता नहीं है मेरे बच्चे, यहाँ फुल डुप्लेक्स होता है, और एक क्या होता है? सिंप्लेक्स वाला काम होता है, और एक यहाँ क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स वाला काम होता है। वन डायरेक्शन में सिंप्लेक्स होता है, और बोथ डायरेक्शन बट एट अ टाइम ओनली वन डायरेक्शन क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स होता है, और फुल डुप्लेक्स होता है एट अ टाइम बोथ डायरेक्शन का काम कहाँ होता है? हाफ डुप्लेक्स के अंदर यहाँ पर किया जाता है बच्चा। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है विच स्लॉट प्रोवाइड्स हाईएस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉरी परफॉर्मेंस। क्या है? इनमें से ऐसा कौन सा स्लॉट है जो वीडियो की हाई परफॉर्मेंस आपको देता है? जरा बताइएगा, वीडियो की हाई परफॉर्मेंस देने वाला कौन सा स्लॉट है जो वीडियो की हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है? जरा बताइएगा।
कौन सा स्लॉट है, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ आंसर की बात करें तो ये है आपका ACI.E स्लॉट है, जो क्या करता है, वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग आपको बहुत ही बेहतरीन। वेबकैम क्या है दोस्त बताइएगा, लिखा हुआ है, जल्दी बताइएगा वेबकैम क्या है, आंसर दीजिएगा जल्दी, वेबकैम क्या है। तो देखिएगा वेबकैम की बात करें, वेबकैम इन अ इनपुट यूनिट डिवाइस, मेरा बच्चा वेबकैम ओनली इनपुट डिवाइस होता है, ये कंप्यूटर को इनपुट देने का काम होता है, और वेबकैम का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पर किया जाता है। ये बात आपको याद रखना बच्चा। आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्यों भाई, अच्छा 36 हुए हैं क्या, चलो भाई क्वेश्चंस खत्म हो गए, 36 ही भाई ने, हमारे भाई ने 36 ही हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, तो क्वेश्चंस खत्म हो गए मेरे भैया। तो अगर आप पटवारी का बैच लेना चाहते हो तो पटवारी का बैच ले लीजिएगा, जहां अगर कोई आपका चाहता है पटवारी का बैच लेना तो पटवारी का बैच आप ले सकते हो, कोई समस्या है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और ये है हमारा कौन सा वाला बैच, ये है मेरे दोस्तों हमारा CPCT वाला बैच, और हमारा CPCT वाला बैच कंटिन्यू है, और जून एग्जाम के लिए हमने CPCT बैच का रख रखा है।